दोस्तों, आज मैं आपको अपने अंदर बीती हुई वो कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। मेरा नाम रेशमा है। मैं बहुत खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं बेहद गरीब परिवार से हूँ। घर में अम्मी-अब्बू और मुझसे छोटे 2 भाई-बहन हैं। मैं सबसे बड़ी थी। मैं 9 साल की थी तब से दादाजी के साथ भिखारियों वाला नाच-तमाशा दिखाने का काम करने लगी थी। दादाजी जादू के खेल दिखाते थे। हम गली-गली नाच गाकर पेट पालते थे। बहुत मुश्किल से घर चलता था। दादाजी अनपढ़ थे, उनके पास कोई दूसरा हुनर भी नहीं था। बचपन से बस यही तमाशा करते आए थे। पहले अम्मी और दादाजी साथ में काम करते थे। जब मैं पैदा हुई, फिर सोनू और छोटी बहन आई, तो अम्मी बच्चों को सँभालने लगीं और मैं दादाजी के साथ बस्तियों गाँवों में नाचने जादू दिखाने जाने लगी। इस काम में 2-4 पैसे ही मिलते थे। कोई देता, कोई खाली हाथ चला जाता। हम और कर भी क्या सकते थे? उसी से गुज़ारा होता था। रहने को अच्छा घर भी नहीं था, कच्चा मकान था, गरीब का कोई सहारा नहीं होता, अम्मी का भी मायका कोई नहीं था। जब भी दादाजी के साथ कहीं जाती तो रास्ते में बच्चे स्कूल यूनिफ़ॉर्म में जाते-आते दिखते। मन करता काश मैं भी पढ़ती, काश दादाजी के पास इतने पैसे होते कि मुझे प्राइवेट स्कूल में डाल देते। सरकारी स्कूल भी मुमकिन नहीं था क्योंकि दादाजी अकेले खेल नहीं दिखा सकते थे, एक साथी की ज़रूरत थी। अगर मैं साथ न जाती तो 2 वक़्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती। बस इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैं 18 साल की हो गई। आज हम मालपुर से इंदौर के पास वाले शहर जा रहे थे अपना खेल दिखाने। मैं और दादाजी और मेरा छोटा भाई सोनू, हम तीनों साथ में निकल गए शहर की तरफ। मेरा भाई सोनू तो बहुत छोटा था, लेकिन बातें वो बहुत बड़ों जैसी करता था। सोनू मुझसे बहुत प्यार करता था। मुझसे कहता, दीदी तुम ऐसे नाच मत दिखाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं हंसकर उसकी बातें टाल दिया करती थी। मैं कहती थी, हाँ सोनू, जब तू बड़ा हो जाएगा ना और काम करने लगेगा, तो हम यह काम छोड़ देंगे दादाजी और हम घर पर ही रहेंगे। तुम अच्छे से पढ़ाई करना और तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनना। सोनू कहने लगा, ठीक है दीदी, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। मैं सोनू के लिए पैसे भी जमा करती थी। मैं सोनू को अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहती थी। हमारी हैसियत तो इतनी नहीं थी, लेकिन गांव में एक स्कूल था जहां बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती थी। मैं उसमें सोनू को पढ़ाना चाहती थी। फिलहाल आज सोनू जिद पर अड्डा हुआ था कि वह भी हमारे साथ शहर जाएगा। दादाजी कहने लगे, रेशमा कुछ नहीं होगा, ले चलो, इसे भी यह नहीं मानेगा। इस तरह हम तीनों शहर पहुंच गए। आज बहुत ही तपती धूप थी और ऐसे में ही दादाजी और हम खेल दिखा रहे थे। अचानक से मेरे दादाजी को क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं चिल्लाने लगी, आसपास के लोगों को मदद के लिए कहने लगी। वह लोग दादाजी को हॉस्पिटल उठाकर ले गए। डॉक्टर ने कहा, इनको दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हो चुकी है। मैं चिल्लाने लगी, दादाजी हम सबको छोड़कर इस फानी दुनिया से चल बसे। मैं, मेरी अम्मी और भाई बहन, हम सब अकेले हो गए। दादाजी के जाने के बाद हमारा बहुत बुरा हाल हो गया था। आसपास के लोग भी हमारी कोई मदद नहीं करते थे। बड़ी मुश्किल से हमें खाना मिलता था। मेरी अम्मी भी अब कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वह अपाहिज हो चुकी थी। मेरे दादाजी के साथ जब वह काम करती थी तो इन्हीं सब कामों में उनका एक्सीडेंट हो गया था और वह एक पैर से माजूर यानी अपाहिज हो गई थी। दादाजी के जाने के बाद किसी तरह से हमारा समय बीत रहा था और धीरे-धीरे 1.5 महीना बीत गया। एक दिन मेरी नज़र मेरे गुल्लक पर पड़ी जिसमें मैं कुछ पैसे जमा करती थी। मैं सोच चुकी थी कि अब मुझे कुछ करना होगा क्योंकि मैं ही थी जो अपने भाई-बहन और अम्मी के लिए कुछ कर सकती थी। मेरे भाई-बहन तो बहुत छोटे थे। मेरी अम्मी उस लायक नहीं थी कि वह हमारे लिए कुछ काम कर सके। मैंने उस गुल्लक को फोड़ा तो उसमें से 2,500-3 हज़ार निकले थे। मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उस वक़्त 3,000 रुपए मेरे लिए बहुत होते थे। मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी इन पैसों से मैं कुछ करना चाहती हूँ। किसी चीज़ की एक छोटी-सी दुकान लगा लेती हूँ जिससे हमारा घर चल पाएगा। मेरी अम्मी फूट-फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटी मैं कितनी बदनसीब औरत हूँ ना।
मैं पति का साथ सही से दे पाई और ना ही मैं तुम्हारा साथ दे पा रही हूँ। मेरे होते हुए तुझे काम करना पड़ रहा है मेरी अम्मी। इतना कहकर रोने लगी। मैंने अपनी अम्मी को चुप कराया। इसमें मेरी अम्मी का भी क्या कसूर है? कसूर तो सारा इस गरीबी का है कि हम गरीब हैं। कसूर तो हमारा किस्मत का है जो हम गरीब पैदा हुए। खैर मेरे पास जो भी पैसे थे, उसे मैंने एक ठेला खरीद लिया और उस ठेले पर चाय और समोसे बेचने का काम करने लगी। मैं सुबह ठेला लेकर घर से काफ़ी दूर अपना दुकान लगती थी और रात को 8:30 तक समोसे बेचती थी। सोनू अब मेरे साथ ही रहता था, मेरी मदद करता था। मैंने सोनू से कहा, "नहीं सोनू, तू मेरे साथ नहीं जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मेहनत से पढ़ो।" लेकिन अम्मी मुझ पर गुस्सा होने लगी। कहने लगी, "कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों की किस्मत में पढ़ना-लिखना नहीं है। हम गरीबों का क्या? पढ़ाई क्या लिखाई है सोनू? तुम्हारे साथ ही जाएगा और काम में मदद करेगा। तुम अकेले काम नहीं करोगी सोनू, तुम्हारा हाथ बटाएगा।" अम्मी का कहना भी सही था। हम अगर पढ़ लिख भी लें तो हमें कौन-सा नौकरी मिल जाता? मैं और मेरा छोटा भाई सोनू ठेले पर काम करने लगे। मैं चाय बनाती थी और सोनू लोगों को चाय पिलाता था। इसी तरह से मैं और सोनू काम करने लगे। इससे जो भी पैसे आते थे, उसी से अब हमारा घर चलने लगा था और जो समोसे नहीं बिकते थे, उसे हम खाकर अपना पेट भर लेते थे। इसी तरह से हमारा गुज़ारा होने लगा। कभी-कभी मेरे ठेले पर तो कुछ बदमाश लड़के भी आते थे और छेड़ते थे। लेकिन मैं हार नहीं मानती थी। मैं बहुत हिम्मत करती थी और हिम्मत से काम लेती थी। क्योंकि अगर मैं डर जाती, तो मेरे घर का गुज़ारा कैसे चलता? कल मेरे सारे समोसे बिक गए थे। इसलिए आज मैंने समोसे थोड़े ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि कल अच्छी खासी आमदनी हो गई थी। आज मैं बहुत खुशी से अपने ठेले को लेकर निकल गई। मैं जहाँ पर दुकान लगती थी, वहाँ आस-पास में बहुत कम दुकानें थीं। आज मौसम थोड़ा खराब था। लग तो नहीं रहा था कि बारिश होगी। लेकिन जब मैं ठेला लेकर निकल गई, तो मौसम कुछ बारिश वाला होने लगा। काले-काले बादल चारों तरफ छा चुके थे। मैं घबरा गई कि अगर बारिश होने लगी तो मेरे सारे समोसे खराब हो जाएंगे। शायद इस बारिश में मेरे समोसे ना बिके, और कुछ ऐसा ही हुआ। शाम हो गई। 2-4 लोग ही मेरे ठेले पर आए। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद समोसे बिक जाएँ, लेकिन नहीं बिकी और इसी तरह इंतज़ार करते-करते काफ़ी रात हो गई। रात के 8:30 बज चुके थे। सोनू अंधेरे से डरने लगा था। वह कह रहा था, "चलो दीदी बहुत रात हो गई है। अब दुकान बंद कर देते हैं। अब समोसे नहीं बिकेंगे।" मैंने सारा सामान समेटना शुरू ही किया था कि सामने गाड़ी आकर रुकी जिसमें 3 लड़के सवार थे। वह तीनों गाड़ी से उतरे और ठेले के पास आए। मौसम खराब हो रही थी, तो मैंने जल्दी से अपना सारा सामान समेट कर रख लिया था और मैं यहाँ से निकलना चाह रही थी, क्योंकि आस-पास की दुकानें बंद हो चुकी थीं। मुझे टाइम का पता ही नहीं चला और काफ़ी रात हो चुकी थी। वह 3 लड़के मेरे पास आए और मुझे उल्टी-सीधी बातों से छेड़ने लगे थे। मैंने कहा, "साहब, दुकान बंद हो चुकी है। आप लोग कल आ जाना।" लेकिन वह लोग मुझसे बदतमीज़ी करने लगे। सोनू ने उन लोगों को धक्का दिया, लेकिन सोनू तो इतना छोटा था कि वह क्या कर सकता था। उसमें से एक लड़के ने सोनू को पकड़ कर रखा हुआ था। बाकी 2 लड़के मुझसे बदतमीज़ी करने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं काँपने लगी। मेरे हाथ-पैर डर के मारे हरकत कर रहे थे। इन लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ने लगी। मैं कहने लगी, "मुझे घर जाने दो। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। मुझे कुछ हो गया तो मेरी अम्मी मर जाएगी।" लेकिन वह दोनों लड़के मेरे आगे-पीछे खड़े हो गए। वह तीनों लड़के हँस रहे थे। एक ने मेरा बाल खींचा, दूसरे ने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। मैंने उन लोगों से रो-रो कर विनती की कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वे लड़के कहने लगे, "अरे कुछ बिगाड़ा नहीं है तुमने, लेकिन हम तुम्हें बिगाड़ने आए हैं।" गुस्से से मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा कि तभी उस लड़के ने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और मेरे ऊपर आ गया। सोनू भी चिल्ला रहा था और मैं भी। अचानक से एक कार तेज़ी से हमारे सामने आया और मेरे ठेले के पास ही खड़ा हो गया। वह तीनों लड़के घबरा गए। सोनू को और मुझे छोड़कर वह तीनों लड़के भाग गए। मैं उस कार की तरफ देखने लगी।
उसमें से एक नौजवान मर्द बाहर निकला जो बहुत ही खूबसूरत और लंबा चौड़ा कद का नौजवान मर्द था। वो लगभग 36 साल का मर्द था। मैं डर से काँप रही थी। वह आदमी मेरे पास आया और उसने मेरा दुपट्टा उठाया और मेरे सर पर डाल दिया। उसने मुझे तसल्ली दी और मेरा भाई सोनू को भी उसने अपनी गाड़ी से पानी का बोतल निकाला और उसे पानी पिलाया। वह आदमी सोनू से नाम पूछने लगा। वह कहने लगा, "क्या नाम है तुम्हारा?" सोनू ने अपना नाम उसे बता दिया। वह इतना अच्छा इंसान था कि सोनू से बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। वह कहने लगा कि डरो मत, तुम लोग। मैं बेहद डरी सहमी थी। उसने मुझे और सोनू को गाड़ी में बैठने को कहा। मैं डर गई थी। मैंने बोला, "नहीं सोनू, हम इनकी गाड़ी में कैसे बैठ सकते हैं?" लेकिन सोनू जिद करने लगा कि अरे दीदी, कुछ नहीं होगा। साहब जी बहुत अच्छे हैं। चलो हमें घर छोड़ देंगे। वैसे भी रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मुझे भी डर लग रहा है। घने जंगलों से होकर घर जाना पड़ता है। मुझे बहुत डर लगता है दीदी। सोनू बहुत जिद करने लगा। वह एक नौजवान मर्द था। मैं उसकी गाड़ी में नहीं बैठ सकती थी। लेकिन सोनू जिद करने लगा और साहब जी ने भी कहा, "अब गाड़ी में बैठो भी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा।" मैंने कहा, "नहीं साहब जी, मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठ सकती। हम आपकी इस गाड़ी में बैठने के लायक नहीं हैं।" लेकिन वह बहुत ही नेक इंसान था। उसने सोनू को आगे बिठाया और मुझे भी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। उसने कहा, "तुम ठेले को यहीं छोड़ दो। बाकी सारे सामान तुम गाड़ी में रख लो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम चिंता मत करो।" उसके कहने पर मैं गाड़ी में बैठ गई क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। इस वक़्त पैदल जाना मेरे लिए सही नहीं था। मैं उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसने मुझे पानी का बोतल दिया। मैंने घुट-घुट करके वह पानी पिया। मेरी धड़कन थोड़ी-सी शांत हुई थी। साहब जी ने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते में सोनू से बातें करते-करते वो जा रहे थे। सोनू से हँसी-मज़ाक भी वह कर रहे थे और बातों-बातों में उन्होंने सोनू से पूछा, "अरे सोनू, तुमने तो अपनी दीदी का नाम बताया ही नहीं।" सोनू भी बहुत शरारती था साहब जी का। इतना अच्छा बात करना। सोनू को भी बहुत पसंद आया और वह कहने लगा, "साहब जी, आपको नहीं पता, मेरी दीदी का नाम रेशमा है। मेरी दीदी बहुत ही हिम्मत वाली है।" साहब ने सोनू से पूछा, "सोनू, तुम्हारे घर में और कौन-कौन है?" सोनू ने साहब जी को सारी बातें बता दी कि अम्मी है, दीदी है और मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ साहब जी। कहने लगे, "अच्छा, तो तुम्हारे दादाजी इस दुनिया में नहीं हैं?" सोनू मायूस हो गया। मैंने कहा, "साहब जी, हमारे दादाजी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। बातों-बातों में हम घर पहुँच चुके थे।" मैंने कहा, "बस साहब जी गाड़ी रोक दीजिए, हम घर आ गए हैं।" लगभग आधे घंटे के बाद मैं अपने घर पहुँच चुकी थी। मैंने उनसे कहा, "साहब जी यही मेरा घर है, रोक दीजिए गाड़ी, यहाँ से मैं चली जाऊँगी।" उन्होंने गाड़ी रोक दिया और कहा, "चलो मैं तुम्हारा सामान उतार देता हूँ और अंदर ले चलता हूँ।" मैंने कहा, "नहीं साहब जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरे घर तक छोड़ा। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी।" लेकिन वो मेरी बात नहीं माने और उन्होंने गाड़ी से सारा सामान उतारा और मेरे घर के अंदर ले आए। अम्मी मुझे देखकर मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं भी अपनी अम्मी के गले लगकर रोने लगी। आज अगर साहब जी ना आते तो मेरा क्या होता? वो लड़के मेरे साथ ना जाने क्या करते? ऊपर वाला ही जानता। साहब जी ने गाड़ी से सारा सामान उतारा और मेरे घर के अंदर रख दिया। मेरी अम्मी ने भी साहब जी का धन्यवाद किया। साहब जी ने इतने अच्छे से मेरी अम्मी से बातें की कि मैं हैरान थी कि इतने बड़े होकर भी साहब जी में ज़रा भी गुरूर और घमंड नहीं है। साहब जी ने मेरी अम्मी से इजाज़त ली और वह चले गए। जाते-जाते साहब जी ने सोनू से कहा, "सोनू, आज से मैं तुम्हारा और तुम मेरे दोस्त हो।" सोनू भी बहुत खुश था। साहब जी से मिलकर, "हाँ साहब जी, आप मेरे ठेले पर आओगे ना?" साहब ने कहा, "हाँ, ज़रूर आऊँगा।" इतना कहकर वह चले गए। मैंने इशारे से सोनू से कहा, "सोनू, जो भी हम लोगों के साथ हुआ वो अम्मी को नहीं बताना।" सोनू ने कहा कि ठीक है, दीदी नहीं बताऊँगा। सोनू ने मेरी बात मान ली और अम्मी को हमने कुछ भी नहीं बताया। समोसे जो भी बचे हुए थे, मैंने उसे अपने भाई-बहनों को दिया और अम्मी को दिया और मैंने भी खाया। हम सब खाकर एक जगह पर सो गए थे।
मैं रात भर करवटें बदलती रही। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। वह तीनों लड़कों का चेहरा मेरे सामने घूम रहा था। अगर साहब जी ना आए होते तो मेरा क्या होता? साहब जी बड़े ही नेक दिल के मालिक थे। पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए थे, ये भगवान ही जानता है। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। सुबह हुई तो मैं फिर से समोसे बनाई और मैंने ऑन्टो मंगाई और ऑन्टो में मैंने सारे सामान को रखा। सोनू और मैं ऑन्टो से अपनी दुकान आए। मैंने ठेले में सारा सामान सजाया। थोड़ी देर बाद 1-2 लोग आए और चाय पीकर चले गए। अचानक से मुझे कल रात की बातें याद आने लगी और उन लड़कों का चेहरा मेरे सामने घूमने लगा। तभी साहब जी का चेहरा भी मेरी आंखों के सामने आ गया। उनका चेहरा देखकर ही पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी सोनू ने मुझे आवाज लगा दिया। कहने लगा, दीदी साहब जी। मैंने कहा, क्या साहब जी कर रहे हो? चुप करो। मेरी तरह तुम भी साहब जी के बारे में सोचने लगे हो क्या? सोनू कहने लगा, नहीं दीदी, सच में साहब आए हैं। देखो तो उनकी गाड़ी मैंने पलट कर देखा तो वाकई में साहब जी सामने थे। वह अपनी गाड़ी से उतरते हैं और मेरे पास ही आते हैं। मैं घबरा जाती हूँ। वह मेरी तरफ ही बढ़ते हुए आते हैं। दिन के उजाले में मैंने उन्हें देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थे। सूट बूट में पूरी तरह आए हुए थे। वो मेरे पास आए और कहने लगे, अरे, तुमने तो कल मुझे समोसा खिलाया ही नहीं था। मैंने तुम्हारा मदद किया। कम से कम समोसा तो खिला देती। चलो कोई बात नहीं, आज मुझे समोसे खिलाओ। मैंने कहा, जी साहब। मैंने उन्हें समोसा बनाकर दिया और चाय बनाकर दिया। उन्होंने मेरी चाय और समोसे की बहुत तारीफ की। साहब जी, अब तो रोजाना मेरे ठेले पर आने लगे थे। सोनू और साहब जी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इतने बड़े आदमी होकर वो मेरे ठेले पर समोसे और चाय पीते थे। मुझे बहुत खुशी होती थी कि इतने अमीर होकर वो मेरे ठेले पर समोसे खाते हैं और चाय पीते हैं। इसी तरह से धीरे-धीरे वक्त गुजरता गया। साहब जी अब रोजाना मेरी दुकान पर आते सोनू के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और मिठाई ला देते थे। एक दिन वो चाय पी रहे थे कि तभी अचानक से उनके मोबाइल में किसी का कॉल आया था। पता नहीं फ़ोन पर किसने क्या कहा, वो फ़ौरन ही चाय का कप रखे और तुरंत ही चले गए। मैं भला उनसे क्या पूछ सकती थी? मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। वो चले गए। बिना कुछ बोले कई दिनों तक वह हमारी दुकान पर नहीं आए थे। लगभग 16 से 17 दिन हो गए थे। लेकिन वह मेरी दुकान पर नहीं आ रहे थे। शायद मेरी भी आदत हो चुकी थी। उन्हें देखने की ऐसा क्यों था मुझे नहीं पता। लेकिन ये सच था कि मुझे भी उन्हें देखने की आदत हो गई थी। खैर मुझे लगा शायद वह कुछ दिनों के लिए इस गाँव में आए होंगे। सोनू भी अब चुप सा रहने लगा। सोनू साहब जी को बहुत पसंद करता था। खैर मैं अपना काम करती रही और वक्त इसी तरह गुजरता गया। आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। पता नहीं क्यों आज सोनू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए दुकान पर आज मैं अकेले चली आई। आज मैंने ज्यादा समोसा नहीं बनाया था क्योंकि आज मैं अकेली थी। थोड़ा ही समोसा बनाकर आई थी और आज मेरे सारे समोसे बिक गए थे। मैंने अपना सामान को समेटा। रात के 8:30 हो चुके थे। लगभग घर पहुंचने में आधा 1 घंटा लग जाता था। मैंने अपना सामान समेटा और घर के लिए निकल गई। घर जाते वक्त बीच में थोड़ी सी जंगल पड़ती थी। वहां पर थोड़ा सा मुझे डर लगता था, लेकिन मैं हिम्मत करती थी क्योंकि मेरे दादाजी बहुत ही हिम्मत वाले थे। मैं और मेरे दादाजी हम रात के 10 बजे भी खेल दिखाकर घर आते थे। इसलिए मेरे दादाजी ने मुझे कभी भी डरना नहीं सिखाया था। खैर मैं साहब जी के बारे में सोचते हुए जा रही थी। तभी रास्ते में वही 3 लड़के बाइक पर होते हैं। वो बाइक की लाइट को मेरी आंखों में ही मेरे चेहरे पर ही मारते हैं और अपनी बाइक को लहराते हुए मेरे ठेले के पास ही आकर ब्रेक मारते हैं। मैं काफी डर चुकी थी। मैं थर-थर कांपने लगी। मैं परेशान हो गई थी। आज फिर से वो लोग मुझसे बदतमीजी करने पर उतर आए थे। आज का दिन मुझे नहीं पता था कि आज से मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी सारी उलट-पलट हो जाएगी। ये जो 3 लड़के थे, ये तीनों ही मेरी किस्मत को काली करने के लिए मेरी जिंदगी में आए थे। आज की रात वे भयानक रात थी जिसमें मेरी इज्जत तार-तार हो चुकी थी। वह तीनों लड़के मुझसे जबरदस्ती करने लगे। किसी ने मेरे हाथ पकड़ा, किसी ने मेरा पैर पकड़ा।
मैं रोती रही, चिल्लाती रही, उनके सामने हाथ जोड़ती रही, उनके सामने मिन्नतें करी। लेकिन उन तीनों को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया। उन्होंने बारी-बारी से मेरे साथ मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन किसी को मुझ पर रहम नहीं आया। उन तीनों ने बारी-बारी करके मुझे नोच डाला था। मैं खून से पूरी लथपथ हो चुकी थी। उन तीनों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस बुझाकर मुझे वहीं बेहाल छोड़कर वह तीनों भाग चुके थे। मैंने खुद को समेटा और रात के अंधेरे में ही मैं पैदल चलते-चलते किसी तरह से घर आई। मेरी अम्मी, मेरे भाई-बहन मेरी राह देख रहे थे। लगभग रात के 12 बजे घर पहुंची थी। मेरी अम्मी मेरी ऐसी हालत देखकर अपना दम वहीं तोड़ चुकी थी। मेरी अम्मी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने अपनी अम्मी को हिलाया, मैंने अपनी अम्मी को उठाया, मैंने अम्मी को कहा, "उठो अम्मी, उठो। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो।" मेरे भाई-बहन और मैं, अब हम तीनों अकेले पड़ चुके थे। दादाजी तो हमें पहले ही छोड़कर जा चुके थे और आज अम्मी भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अब मेरा आगे-पीछे कोई नहीं था। ऐसी हालत में मेरे छोटे भाई-बहन भी मुझे देख रहे थे और वह रो रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और नहाने के लिए चली गई। मैंने अपने ऊपर बहुत सारा पानी डाला और मैंने खुद को साफ किया। मैंने रगड़-गड़ कर उन सारी ज़ख्मों को साफ किया। लेकिन वो ज़ख्म कैसे मिट सकते थे? किसी तरह मैंने खुद को सँभाला। सुबह हुई तो मेरी अम्मी का अंतिम संस्कार किया गया। अब घर में सिर्फ मैं और मेरे दोनों भाई-बहन थे। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। भला मेरी फरियाद कौन सुनता? अगर मैं पुलिस स्टेशन भी जाती तो मैं क्या कहती? उन तीनों लड़कों को मैं पहचानती भी नहीं थी, ना ही मैं उसे जानती थी कि वह लोग कहाँ से आए थे। भगवान ही उन तीनों लड़कों को सजा दे सकता था। मेरा भगवान ही अब इंसाफ करता उस काली रात को। मैं कभी भुला तो नहीं सकती और ना ही उन तीनों लड़कों का चेहरा भूल सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह टूट कर बिखर चुकी थी, हार चुकी थी। मैंने खुद को घर में बंद करके रख लिया था। पूरे 2.5 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, उन्हीं से हम गुज़ारा कर रहे थे। किसी दिन खाते थे, किसी दिन बिना खाए ही सो जाते थे, किसी दिन पानी पीकर ही अपना पेट भर लेते थे। लेकिन ऐसा कब तक चलता? मेरे तो छोटे भाई-बहन थे। मैं किसी के घरों में नौकरी भी नहीं कर सकती थी। मैं नौकरानी बनकर भी काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जिस घर में भी काम की तलाश में जाती थी, मुझे कोई काम नहीं देता था। और अगर कहीं पर काम मिल भी जाता था, तो लोग मुझ पर गंदी नज़र रखते थे। लेकिन अब मैं सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। अब मुझे जीना ही नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। आज मैंने सोच लिया था कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँगी। मैं अपनी जान दे दूँगी। मैंने जैसे ही अपनी जान लेने की कोशिश की, मेरे सामने मेरे छोटे भाई-बहन आ गए। उनको देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने उन लोगों को सीने से लगा लिया और फूट-फूट कर रोने लगी। तभी मेरे दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। मेरे दरवाज़े को किसी ने ज़ोर-ज़ोर से बजाया। मैं दरवाज़े के पास गई और मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। सामने तो साहब जी खड़े थे, जिन्होंने मुझे एक बार बचाया था। उन्हें मेरे घर पर देखकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या कहूँ और वह मेरे घर क्यों आए थे? मैंने जब उनसे पूछा, "साहब जी, आप मेरे घर?" उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ, मैं तुम्हारे घर।" "क्यों? मैं नहीं आ सकता तुम्हारे घर।" मैंने कहा, "नहीं साहब जी, मेरे कहने का मतलब वह नहीं। हम गरीब लोग हैं। भला हमसे आपका क्या काम?" वह कहने लगे, "तुमसे ही तो काम है, तुम्हारे समोसे और तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीने के लिए मैं कितना बेचैन हूँ। तुम्हें पता है, मैं शहर से जब आया तो सबसे पहले मैं तुम्हारे ठेले के पास गया, लेकिन तुम्हारा ठेला तो वहाँ पर था ही नहीं। फिर मैंने पता किया, आस-पास की दुकानों से तो पता चला कि लगभग तुम 2.5 महीने से ठेले नहीं लग रही हो। तो मैंने सोचा तुम्हारे घर ही आ जाता हूँ, तुम्हारा हाल-चाल लेने अंदर नहीं बुलाओगे?" मैंने कहा, "जी साहब जी, बैठिए।" तभी सोनू ने साहब जी को देख लिया। वह तो साहब जी को देखकर खुशी से नाचने लगा था और जाकर वह साहब जी के गले से लिपट गया। साहब जी भी उसके लिए और मेरी छोटी बहन के लिए ढेर सारा चॉकलेट और मिठाइयाँ लाए थे। साहब जी मुझसे पूछने लगे, "क्या हो गया है तुम्हें? अब क्यों नहीं ठेला लगती हो?"
और अम्मी जी कहाँ हैं? मैंने कहा, साहब जी मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी ये बात सुनकर उन्हें दुःख हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर तुम लोग अकेली रहती हो? तुम्हारे आगे-पीछे कोई नहीं है? मैंने कहा, नहीं साहब जी, मेरे आगे-पीछे कोई नहीं है। साहब जी ने मेरी सारी कहानी सुनी। वो चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, रेशमा, तुम हार मत मानो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारे भाई-बहन को स्कूल भेजूँगा। तुम्हारा ठेला फिर से लगेगा। बस एक काम करो, मेरे साथ शहर चलो। वहाँ एक अच्छी नौकरी दूँगा। मैं घबरा गई। बोली, नहीं साहब जी, मैं कैसे जा सकती हूँ? लेकिन साहब जी ने ज़िद की। आखिरकार मैं मान गई। साहब जी ने हमें अपने साथ ले लिया। शहर में एक अच्छा घर दिया। सोनू और बहन को स्कूल में दाखिला कराया। मुझे अपनी फैक्ट्री में काम दिया। धीरे-धीरे सब ठीक होने लगा। साहब जी का नाम विक्रम था। वो एक बड़ा बिज़नेसमैन थे। समय के साथ हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। आज मैं विक्रम की पत्नी हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं। सोनू इंजीनियर बन गया। छोटी बहन डॉक्टर। वह काली रात भूल गई हूँ। लेकिन साहब जी ने मेरी ज़िंदगी संवार दी। गरीबी से निकलकर आज हम खुशहाल हैं। बस यही कहानी है मेरी, जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अंत अच्छा होता है।